नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसानों की खबर के साथ। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की 2 बार बैठक हुई। उसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। सिंघू और टिकरी के साथ साथ दिल्ली के जो बाकी बॉर्डर हैं उन्हें भी ब्लॉक करेंगे। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टिकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। और हम ये बता दें आपको कि यहीं जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। और इसी बीच नोएडा से दिल्ली आने वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है ताकि उत्तर प्रदेश से और किसान दिल्ली ना आ पाए। हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद थी और वहां के हालात बता रही हैं। उत्तर प्रदेश से आए हुए किसानों ने चिल्ला बॉर्डर या दिल्ली नोएडा बॉर्डर जिसको कहा जाता है, ये रास्ता दिल्ली से नोएडा की ओर जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इस रोड को इसका जो नोएडा से दिल्ली आने वाला एंड है वो बंद है, जो दिल्ली से नोएडा जाने वाला एंड है वो चालू है। तो यूपी से और किसान इस ओर दिल्ली की तरफ ना आ पाए, इसलिए इस वाली सड़क को अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसानों का जमावड़ा बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, आगरा से, मेरठ से, एटा से, कई जगहों के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आगरा और इटावा जैसे जगहों से और भी बड़े समूह यहाँ पर आने वाले हैं। शाम के समय जो आप देख रहे हैं किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक जगह जो अगर इस तरफ हम आएंगे तो आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर बाकायदा लकड़ियाँ इकट्ठी करके सब जगह इस तरह से आग जला करके सर्दी में बंदोबस्त कर लिया गया है। इस तरह से किसानों ने डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। तो इस तरह से किसान यहाँ पर अभी भी जुटे हुए हैं। दिल्ली नोएडा के कई रूट्स आज पूरे दिन अफेक्टेड रहे। कालिंदी कुंज बीच में बंद हुआ, फिर खोला गया। दिल्ली गाजीपुर पर भी कई किसान लगातार जमा है। डीएनडी पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी बढ़ गया था इस पूरी वजह से, पर किसान जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना है कि ये बात सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की नहीं है। जो नए 3 कानून आ रहे हैं उससे इन लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा, इनकी जो ज़िंदगी है उस पर भी भारी असर पड़ेगा। और इसीलिए जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तब तक ये इसी तरह से यहाँ पर जमे रहेंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से कैमरा पर्सन मुरसलिन मोहम्मद के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर रहे। फिल्मी हस्तियों के साथ साथ निवेशकों से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में निवेश करने की अपील की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनने जा रहा है और इसको लेकर शिवसेना ने भी तंज किया है और कहा है कि किसी को जबरन यहां से कुछ ले जाने नहीं दिया जाएगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है कि फिल्म सिटी कोई पर्स नहीं है कि कोई छीन कर ले जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार के दिन मुंबई में निवेशकों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की अपील करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में एक बैठक बॉलीवुड के डेलीगेशन के साथ भी थी ताकि नोएडा में मुंबई के ही तर्ज पर एक दूसरी फिल्म सिटी बनाई जाए। शिवसेना को यह बात पसंद नहीं आई। मुंबई से उद्योगों को दूसरे जगह ले जाने पर जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को कुछ जबरन लेकर नहीं जाने दिया जाएगा, तो वहीं संजय राउत ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों के सिनेमा जगत से लोगों से भी मिलेंगे या नहीं। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्ये से एक ताकत है और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में, आंध्र में है, तेलंगाना में है,
हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ से फिल्म जगत से मिलने वाले लोगों में बोनी कपूर और सुभाष घई जैसे लोग शामिल थे, तो वहीं शिवसेना के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कोई पर्स नहीं जिसे छीना जा सके। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर यानी IFSC को गुजरात के गांधीनगर में शुरू करने को लेकर विवाद हुआ था और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि ऐसे कदमों से मुंबई की छवि को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में राज्य सरकार अभी से ही किसी दूसरे उद्योग को राज्य से बाहर निकलने से बचाती नजर आ रही है। मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां एक शख्स ने पुलिस में शिकायत की है कि उसकी पत्नी के एक मुस्लिम कर्मचारी से नाजायज रिश्ते हैं और वो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। ऐसी शिकायत पत्नी की तरफ से नहीं की गई है। इसके बावजूद पुलिस ने कथित लव जिहाद का मामला दर्ज किया है। एक मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने एक नौजवान को सुपरवाइजर बनाया। वो उसके घर आने जाने लगा। ठेकेदार का इल्जाम है कि सुपरवाइजर से उसकी बीवी की मोहब्बत हो गई है। बीवी अब अपने पति से खुश नहीं रहती। धर्म परिवर्तन कराना। पिछले 1 साल से उसने मेरे घर में मेरी वाइफ को बरगलाना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, इससे कि 1 साल से मेरी वाइफ मेरे से बिल्कुल अलग रहना चाहती है और अभी भी वही स्थिति है। ठेकेदार का कहना है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है, अपने आशिक से अभी भी तोहफे कबूल कर रही है। उसका आशिक उसे रात में फ़ोन करता है। उसकी बीवी अपने शौहर के बजाय आशिक से ज़्यादा करीब है। उसके खिलाफ उनके बिरादरियों में भी बोल रहा, सबको बोल रहा, वहाँ पे सभी को मालूम है। तो वो कुछ दिन के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसने वही शुरू कर दिया, वही काम। उसकी रात को कॉल ले आना, वो सब डिटेल मेरे पास है। उसने एक मोबाइल भी अभी 28 अक्टूबर को खरीद के दिया 14,000 रुपये का, ओप्पो का। ठेकेदार की शादी को 15 साल हुए। उसकी पत्नी 12 और 14 साल के 2 बच्चों की मां है, जो पति के मुताबिक बेवफा हो गई। लेकिन ठेकेदार को उसका कोई कसूर नजर नहीं आता। हालांकि पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की है कि उसका आशिक उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, लेकिन ठेकेदार की शिकायत पे इस दफा में उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। ट्वीट कर इसकी जानकारी भी पुलिस ने दी है। ये लव जिहाद का ही मामला है। इस कानून में उत्तर प्रदेश में हुए सारे मुकदमों में भारी झोल है। मिसाल के लिए इस मामले में भी एक शख्स आरोप लगा रहा है कि उसके कर्मचारी के साथ उसकी पत्नी के नाजायज रिश्ते हैं, लेकिन इसके लिए पत्नी दोषी नहीं है और पत्नी के प्रेमी के ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मुकदमा हो चुका है। मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कोरोना के भूकंप के बाद लंग फाइब्रोसिस की सुनामी आ सकती है। ये शब्द हैं इंडियन चेस्ट सोसाइटी के मेडिकल जर्नल में छपे एक स्टडी की, जिसमें चेस्ट फिजिशियंस ने बताया है कि 5 से 10% जो कोविड मरीज हैं उनके लंग्स खराब हुए हैं और किस तरह से ये बीमारी फेफड़ों की, दिल को भी कमजोर करती है। इस रिपोर्ट में देखिए।
कोरोना के साइलेंट अटैक ने फेफड़ों को घातक चोट पहुंचाई है। मुंबई ब्रीच कैंडी, स्किम्स श्रीनगर और इटली के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन द्वारा तैयार किए गए इंडियन चेस्ट सोसाइटी जर्नल में छपे इस रिव्यू पेपर में कहा गया है कि कोविड के भूकंप के बाद पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस सुनामी की तरह हो सकती है। लंग फाइब्रोसिस बीमारी में फेफड़ों के अंदर मौजूद ऊतक यानी टिश्यू सूजने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे खून का बहाव शरीर में कम होने लगता है। स्थिति गंभीर हुई तो दिल ढंग से काम नहीं करता। नतीजा मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट अटैक या गंभीर अवस्था में मौत भी हो सकती है। रिव्यू पेपर में बताया गया है कि 5 से 10% कोविड मरीजों में लंग फाइब्रोसिस की शिकायत दिख रही है। माना गया है कि लंबे समय तक आईसीयू वेंटिलेटर पर रहे मरीज, बुजुर्ग, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वालों को ये अधिक प्रभावित करता है। पेपर में इसे पोस्ट कोविड-19 इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा गया है। इनमें से कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें आईवी के जरिए स्टेरॉइड दिया गया और लंबे समय तक ये एंटीवायरल लेते रहे। चेस्ट फिजिशियंस के जो पेपर पब्लिश हुए उसके रिव्यू की बात करते हैं तो उससे हम लोग भी सहमत हैं, क्योंकि हमारे पास में भी सेम फिगर्स है। अराउंड 5 to 10% पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जाके, और जिसमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, यानी COPD, अस्थमैटिक्स, वो लोग यूजुअली पल्मोनरी फाइब्रोसिस के शिकार होते हैं। आज भी ऐसे करीब 20% पेशेंट्स हैं जिनको हमको फाइब्रोसिस लग रहा था, उसमें 20% पेशेंट्स हैं जो कि सचमुच फाइब्रोसिस के शिकार हैं और उनमें ज्यादातर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, बल्कि किन पेशेंट्स में थोड़ी बहुत वर्सनिंग भी दिख रही है। मुंबई के आयुष अस्पताल के डॉक्टर सुहास देसाई दिखा रहे हैं कि कैसे कोविड से हुआ लंग फाइब्रोसिस दिल को कमजोर करता है। तो ये लंग्स के फील्ड्स देखेंगे अगर ये सीटी स्कैन पे, तो अभी तो देखेंगे तो कुछ ग्राउंड प्लस ओपेसिटीज आपको नजर आ रही है। तो ये जो है पोस्ट कोविड जो निमोनाइटिस डेवलप होता है लंग्स के अंदर, जो इन्फिल्ट्रेशंस डेवलप होते हैं, जो ओपेसिटीज आती है, उसकी वजह से भी। और ये जो असर है कुछ महीनों तक पेशेंट्स के लंग्स में रहता है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो हार्ट के ऊपर हुआ जो असर है तो वो इधर पता चल रहा है, और उसी की वजह से जो है कि हार्ट का जो पंपिंग है वो आगे चल के कम होता है। रिव्यू पेपर में इससे बचने या रिकवर होने के लिए वक्त पर कई दवाइयों के साथ होम ऑक्सीजन थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, अच्छे पोषण जैसे कई उपाय सुझाए गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चूंकि बीमारी का फिलहाल तय इलाज नहीं, इसलिए सबसे बड़ा इलाज है बचाव। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर कर्नाटक से, जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पता चला है कि कर्नाटक के बजट प्राइवेट स्कूलों के तकरीबन 1 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों का रुख किया है, क्योंकि मौजूदा दौर में इन बच्चों के जो माता पिता हैं उनकी आमदनी कम हुई है, जिसकी वजह से वो भारी भरकम स्कूल फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर अनंत नाइक को अपने बेटे मिथुन को प्राइवेट स्कूल से हटाकर उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। यहां फीस नहीं देनी होती, जबकि पहले उन्हें 1,500 से 3,000 रुपए हर महीने देने पड़ते थे। कोरोना की वजह से आमदनी कम हुई है, तो इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद मेरा बिजनेस डाउन हो गया है, बिजनेस नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फीस ले रहा है। मतलब और बुक्स और कपड़े के लिए, बाद में कंप्यूटर लैब, वो लैब, ये एक्सपेंस करको ज़्यादा हुआ है। अभी ये बिजनेस में मेरे बने को नहीं हो रहा है, इसलिए मैं गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ा रहा हूँ। कर्नाटक में छोटे बड़े तकरीबन 20,000 निजी स्कूल हैं। इनकी आर्थिक हालत खराब है, अभिभावक फीस दे नहीं पा रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1 लाख के आसपास छात्रों ने छोटे बड़े निजी स्कूलों से नाम कटवाकर या तो सरकारी स्कूलों का रुख किया है, या फिर शहर या राज्य छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि माता पिता के पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। It is around 93,000 students. 93,000 के आसपास छात्रों ने निजी स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। Conducting this विद्यागम। यहाँ की पढ़ाई से वो खुश हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे छात्रों की संख्या और बढ़ेगी। They were very happy. I think the number will further increase. माता पिता को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए पहले की तरह भारी भरकम फीस क्यों दी जाए, जबकि छात्र स्कूल जा नहीं रहे। वहीं स्कूलों की अपनी मजबूरी है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देनी है और रख रखाव का खर्चा अपनी जगह है।
उनका कहना है कि ऐसे में फीस कम करना संभव नहीं है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में क्यों और किस तरह से हो रही है अजान पर राजनीति, दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और सिटी सेंटर शो में अब आइए आपको दिखाते हैं मुंबई में किस तरह से अजान पर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने मुसलमानों को ऑनलाइन अजान कंपटीशन कराने की सलाह दी, जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से तंज कसा और कहा शिवसेना को कि वो हिंदुत्व छोड़कर सेक्युलर हो गई है। वहीं एनसीपी समर्थन कर रही है। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। कभी अजान का विरोध करने वाली शिवसेना अब अजान को प्यार का पैगाम बता रही है। शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने फाउंडेशन फॉर यू नाम की सामाजिक संस्था को अजान पठन प्रतियोगिता की सलाह दी है। शाळेत जाणारी मुलं आहेत। शिवसेना के कुछ मुस्लिम सदस्य मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके स्कूल जाने वाले बच्चे घर पे नहीं बैठते, वो हमेशा खेलने के लिए बिल्डिंग के नीचे आते रहते हैं। उनके लिए कोई प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए। इसलिए मैंने उनको ये सिफारिश की कि जैसे हम भगवत गीता की प्रतियोगिता हमारे विभाग में लेते हैं, उसी तरह आप भी अपने विभाग में अजान की प्रतियोगिता ऑनलाइन लेंगे तो बच्चे घर बैठे उसमें शामिल होंगे, जिससे कि वो नीचे खेलने ना जा सकें। यही हेतु से मैंने उन्हें सिफारिश की थी। सभी मस्जिदों में नमाज के लिए मुसलमानों को बुलाने के लिए अजान दी जाती है। अजान ये अरबी शब्द है, इसका अर्थ है पुकारना। मस्जिदों में अजान देने वालों को बांगी कहा जाता है। अजान के जो लुगत में मतलब डिक्शनरी में जो माने आते हैं वो बांग देने के आते हैं, पुकारने के आते हैं, आवाज देने के आते हैं। अजान ये एक अरबिक लफ्ज है, ठीक है। इसके माने होता है पुकारना, बुलाना और बांग देना। जैसा आपने देखा होगा सुबह में मुर्गे को हम कहते हैं मुर्गा बांग दे रहा है, तो इसके डिक्शनरी में माने जो है वो पुकारने के आते हैं। शिवसेना की 30 साल की साथी लेकिन अब दुश्मन बन चुकी बीजेपी ने शिवसेना पर सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाया है। अब शिवसेना ने गणेशोत्सव स्पर्धा छोड़कर अजान की स्पर्धा भरने की स्पर्धा लगी है। भगवा झंडा छोड़कर हरा झंडा लेकर शिवसेना आगे बढ़ना चाहती है। जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जवाब में शिवसेना बीजेपी के इफ्तार कार्यक्रम और टोपी पहने नेताओं की फोटो और वीडियो सर्कुलेट कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राज्य में सत्ता में सहयोगी पार्टी एनसीपी ने अजान प्रतियोगिता का स्वागत किया है, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर विकास छोड़ धर्म के नाम पर राजनीति करने का पलटवार किया है। कोई कार्यक्रम में हिस्सा लेना या कोई कार्यक्रम में अभिनय करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वो धर्म को स्वीकारने का काम करता है। अगर बीजेपी बौखला रही है तो उनको समझना पड़ेगा कि दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो, ऐसे ऐसे किरदार उन्होंने किए कि कोई दूसरा भी कलाकार शर्मा जाएगा। कला को धर्म के चश्मे से देखना, हमें लगता है इससे छोटी बात कुछ हो नहीं सकती। हिंदू मुसलमान शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, क्या है ये तमाशा बंद करो। बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, जीडीपी की बात करो। अजान को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन अजान प्रतियोगिता का अनूठा आइडिया वो भी हिंदुत्ववादी पार्टी द्वारा सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर और सलाम काजी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।